नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद में जाति पर संग्राम, राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच हुई नोकझोंक, बीच में कूदे अखिलेश यादव। बवाल के बीच पीएम मोदी ने जाति वाले भाषण पर अनुराग ठाकुर की जमकर की तारीफ। जाति जनगणना को लेकर सियासी महाभारत तेज, विपक्षी सांसदों ने अनुराग ठाकुर के बयान पर किया हंगामा। कांग्रेस लाई पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर हाईकोर्ट सख्त, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और दिल्ली पुलिस को फटकारा। दिल्ली सरकार की मुफ्तखोरी योजनाओं पर भी उठाए सवाल। अवैध मदरसे को लेकर योगी सरकार सख्त, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मदरसों के मुद्दे पर योगी सरकार से लगाई गुहार। करीब 9,000 मदरसों को मिले नोटिस को वापस लेने की उठाई मांग। 24 घंटे दो देश दो दुश्मन का अंत, इजराइल ने लिया बदला। इजराइल ने घर में घुसकर हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुकुर को किया ढेर, तो तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद में जाति पर संग्राम की। संसद में बजट पर चर्चा हो रही थी। चर्चा के बीच में राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर एक दूसरे से जातीय जनगणना के मुद्दे पर भिड़ गए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर के बयान पर अखिलेश यादव भी कूद पड़े। पक्ष विपक्ष के बीच में जमकर नोकझोंक हुई और इस घटना को लेकर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। सुबह से ही लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है। इसी बीच पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर की जमकर तारीफ की है। पीएम ने अनुराग ठाकुर का बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया और लिखा कि मेरे युवा और ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर का यह भाषण अवश्य सुना जाना चाहिए। तथ्यों और हास्य का एक आदर्श मिश्रण जो इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। पीएम मोदी वैसे बहुत कम इस तरह का ट्वीट करते हैं, इस बार जाति के मुद्दे पर जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी का इलाज तभी होगा जब आप अपने कुछ युवा नेताओं को राहुल गांधी के स्तर पे जाने की छूट दें, क्योंकि ये निर्लज्ज राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। इनकी भाषा खराब है, मर्यादा है ही नहीं। जो संवैधानिक परंपराएं हैं, लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो संसदीय मर्यादा है, उसका उल्लंघन करने में उनको बड़ा मजा आता है। पॉकेट में हाथ डालकर के अंदर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अनुराग ठाकुर ने बहुत सही कहा कि भाई जिसका जाति का पता नहीं वो गन्ना के बारे में सोच रहा है, नाम नहीं लिया किसी का। इनको लगा कि हमको गाली पड़ गई, वो ड्रामा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बड़ा हलवा हलवा कर रहे थे। तो अनुराग ठाकुर ने पूछा कि 2G का हलवा कैसा लगा, कोयला घोटाले का हलवा कैसा लगा, और इनके परनाना परदादा को भी पूछा जाना चाहिए था कि जीप घोटाले का हलवा कैसा लगा, ये कतरोची मामा का हलवा कैसा लगा, बोफोर्स घोटाले का हलवा कैसा लगा। भाई कोई जमीन के नीचे कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, कोई ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट बता दें कि जिसमें कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या फिर राजीव गांधी हो या इंदिरा गांधी हो, इन लोगों ने हलवा नहीं खाया। हलवा खा खा करके तो ये लोग इतने बड़े आदमी बन गए, और चीन से लाया हुआ भी हलवा खा रहे राहुल गांधी है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर ये चीन का भी हलवा आ रहा है, अभी जॉर्ज सोरोस का हलवा आ रहा है। तो मजा तो आया, और प्रधानमंत्री को भी मजा आया, वीडियो सुन के उनको भी मजा आया। और इसलिए आज प्रधानमंत्री खुश है कि चलो पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं
जो राहुल गांधी को उसकी भाषा में ही, क्योंकि प्रधानमंत्री उस स्तर पर नहीं बात कर सकते। आपने देखा फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ही नपा तुला उन्होंने बयान दिया। ये ट्रोल है, तो ट्रोल को चुप कराने के लिए उसकी ट्रोलिंग जरूरी है, और यही बखूबी अनुराग ठाकुर ने किया। जी, तो जाति के बयान पर बवाल आज भी देखने को मिला। बयानबाजियों के बीच कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाषण का वीडियो शेयर कर संसदीय विशेषाधिकार के घोर हनन को बढ़ावा दिया है। तो वहीं राहुल गांधी के समर्थन में कई नेता भी खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि गांधी परिवार की जाति शहादत है, लेकिन बीजेपी आरएसएस इसे कभी नहीं समझेगी। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी जातिवादी गाली को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन जाति जनगणना कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। साथ ही अनुराग ठाकुर की जाति वाले बयान पर लोकसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने माफी मांगने के नारे भी लगाए हैं। क्यों विपक्ष को इतनी मिर्ची लग रही है? देखिए, मेरा एक सीधा सा सवाल है। आप घूम घूम कर देश में सारे लोगों की जाति क्या है ये पूछते चलते हो, पत्रकारों से पूछते हो, आम लोगों से पूछते हो, जहां कहीं भी ये अखिलेश यादव बहुत तड़फड़ा रहे। एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, शर्म आनी चाहिए। वो कोई पत्रकार सवाल पूछ लिया तो बोले भाई इसका नाम बताओ, नाम बताओ क्या है, तो उसने नाम बताया। बोला नहीं पूरा नाम बताओ, उसने कहा मिश्रा। बोले अरे मिश्रा जी शर्म करो, शर्म तो इन लोगों को करना चाहिए। भाई अपनी जाति बताने में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? आप तो देश में जाति जनगणना करवा रहे हो, जहां तहां सबसे पूछ रहे हो, तो आप पूरे देश को गाली देना चाह रहे हो। राहुल गांधी बताए कौन जाति के हैं वो, ये हक है जानने का। तुम भाषण दोगे कि मोदी ओबीसी नहीं है, तो तुम क्या हो ये बताओ, और ये सवाल पूछा जाएगा तो आपको मिर्ची लग जाएगी। दिक्कत क्या है, ये जाति वाला मसला जो है ये कांग्रेस पार्टी को बड़ा महंगा पड़ने वाला है। आप देश के एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर को ओबीसी का कार्ड दिखा करके उससे राजनीति करोगे तो औंधे मुंह गिरोगे। एक बार बीजेपी से गलती हो गई है कि आपने अपने सोशल मीडिया, अपने मीडिया तंत्र को जो है, ये लोग अलग गुमान में रहते हैं, अलग अहंकार में रहते हैं, इस वजह से वो प्रोपेगेंडा को काउंटर नहीं कर पाए। लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए कि एक बार गलती होती है। कांग्रेस पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी मूर्ख नहीं है कि एक ही गलती को वो बार बार करे, और जब ये सुधरेगा राहुल गांधी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। जी, अब बात करते हैं दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे की। आज राउज आईएएस स्टडी सर्कल कोचिंग हादसे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई बड़ी बड़ी टिप्पणियां की, जिसमें दिल्ली सरकार की मुफ्तखोरी योजनाओं पर भी सवाल उठाए गए। कोर्ट ने कहा कि मुफ्तखोरी की कल्चर के चलते सरकार के पास बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए पैसा नहीं है। सरकार अगर टैक्स नहीं ले रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च भी नहीं कर रही है। सिविक एजेंसियों के पास पैसा नहीं है, वो दिवालिया हो चुकी है। अगर उनके पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर करेंगे। कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या इस केस में अब तक किसी एमसीडी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही मामले में कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी से कल तक हलफनामा दाखिल कर अब तक के उठाए गए कदम के बारे में बताने को कहा गया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद शाम को वहां पे बुलडोजर भी चल गया। आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, फ्राइडे को फिर से सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है भाई बुलडोजर चलाओ। ये देखिए दिक्कत क्या है, ये सब चोर चोर मुसेरे भाई, सब माल खा करके काम करवाते हैं।
बिल्डिंग इतनी बन गई, बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रहा है, ये पुलिस वाले भी खा रहे होंगे, एमसीडी वाले भी खा रहे होंगे, आम आदमी पार्टी वाले भी खा रहे होंगे, और वहां का पार्षद भी खा रहा होगा, एमएलए भी खा रहा होगा। ये कोई छिपी हुई बात है? कोई छिपी हुई बात है? आपने गिरफ्तार किसको कर लिया? वो बेचारा थार लेकर के जा रहा था। वो थार लेकर जाएगा तो उसको आप पकड़ लोगे, वही वो हत्यारा है। हत्यारा तुम लोग हो। ये आम आदमी पार्टी हत्यारी पार्टी है, यही हाईकोर्ट ने कह दिया दूसरे तरीके से। क्या कहा? कहा ये कि तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए पैसे नहीं, फ्री भी जो तुम ये मुफ्तखोरी वाली राजनीति करते हो कि ये माफ वो माफ वो माफ, जब तुम टैक्स लोगे ही नहीं लोगों से तो तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कहां बचेगा? वो कहां गया दिल्ली का मास्टर प्लान? क्या एमसीडी को मालूम है कौन सा नाला कौन किधर? उसका नाला जो अंडरग्राउंड नाला है उसका मैप तक नहीं तुम्हारे पास। और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने में, बड़ी बड़ी बातें करने में, तो सिंगापुर बनाएंगे तो लंदन बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या। वो बनाने वाला वो तिहाड़ के अंदर बैठा हुआ है, अभी तक कोई मैसेज नहीं दिया है। तो ये जो एक्शन और जिस तरह का बयान हाईकोर्ट की तरफ से आया है, उसने 3 चीजें की है आज। पहला, उन्होंने चिन्हित किया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी, एमसीडी, दिल्ली सरकार। दूसरी चीज, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो गिरफ्तारियों से वो जो अब तक का एक्शन है उससे कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने कहा कि तो थार वाले को पकड़ लिया तुमने, और जो जूनियर सबसे जो लोग हैं, जूनियर इंजीनियर को आपने पकड़ लिया, बड़े लोगों को पकड़ा नहीं पकड़ा। मतलब कोर्ट ने कहा कि बड़े बड़े मुर्गों को पकड़ के जो है उसको जब्बा करना है, कैच द रियल कल्प्रिट्स, छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार करके। तीसरा, उन्होंने कहा कोर्ट की तरफ से कि ये सब जो इलीगल काम जो चल रहा है, इस इलीगल काम के ऊपर तुम एक्शन नहीं लोगे तो हम एक्शन लेंगे। हम इसे फिर सेंट्रल एजेंसी को दे देंगे, सीवीसी को दे देंगे, या फिर लोकपाल को दे देंगे, फिर निपटते रहना। तो मतलब ये कि आम आदमी पार्टी अब तक जितना भी कुतर्क दे रही थी, आज कोर्ट ने उसे एक्सपोज कर दिया। जी, अब बात करते हैं अवैध मदरसों को लेकर योगी सरकार के एक्शन की। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से 8,449 मदरसों को जारी किए गए नोटिस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई है। बोर्ड के महासचिव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है। बोर्ड का आरोप है कि जिला प्रशासन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के एडमिशन बेसिक शिक्षा के स्कूलों में कराने के लिए मदरसों को आदेश दे रहा है। बोर्ड के पदाधिकारियों ने सीएम योगी से इस आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा है। मुलाकात तो हुई, लेकिन क्या लगता है योगी आदित्यनाथ इस आदेश को वापस लेंगे क्या? मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक जगह वोट करके बीजेपी को हरा देने की जो रणनीति है ना, ये योगी जैसे नेताओं के सामने नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नेम प्लेट हुआ, अभी उसके ऊपर आना बाकी है फैसला। अभी पूरे राज्य भर में नेम प्लेट लगेगा, यू मार्क माय वर्ड। हर दुकानदार को लगाना पड़ेगा, ये सब्जी वाले फल वाले सबको लगाना पड़ेगा। अभी आप देखते जाओ, वो मामला खत्म नहीं हुआ था, दूसरा मामला आ गया। क्या मामला आया? कल ही क्या कानून पास हुआ? कानून पास हुआ कि लव जिहाद करोगे, धर्मांतरण करोगे, ये धोखा देकर प्यार मोहब्बत नाम बदल के तो उम्र कैद की सजा, कैद बामुशक्कत। और आज तीसरा दिन है, देखिए क्या आ गया। मांगा गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि भाई मुलाकात करनी है, बोले मोस्ट वेलकम, आइए। आदेश वापस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देश में एक तरह का कानून चलेगा, संविधान लेकर के चलने का बड़ा शौक है ना, तो एक ही संविधान चलेगा। आपको अपने से करना है, अपने पे चलाओ, डी रजिस्टर कर दिया जाएगा, उसको सरकारी मान्यता नहीं मिलेगी। ये क्या लग रहा है यहां पे? आप संविधान संविधान
और उसके बाद पीछे से जो है आप तमाशा करोगे, तो बाकी लोग तो छोड़ देंगे, योगी नहीं छोड़ेंगे, योगी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये आज जो दौर है, इस दौर में बिल्कुल राफ साफ हो जाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए कि इस देश को सेक्युलरिज्म चाहिए तो किस तरह का सेक्युलरिज्म चाहिए। दो कानून नहीं चलेगा, सरिया भी चले और संविधान भी चले, नहीं चलेगा। आदर संविधान चलाओ या फिर सरिया चलाओ। आपने देखा अमित शाह ने पार्लियामेंट में क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको सरिया चाहिए तो फिर क्रिमिनल लॉ भी आप सरिया के हिसाब से ही लो, फिर चोरी करने पर हाथ काटा जाएगा, मंजूर है तो आओ। ये चित भी मेरी, पट भी मेरी, अड़ा भी मेरा, खड़ा भी मेरा, ऐसा टॉस अब भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन आतंकी संगठन हमास के चीफ इस्माइल हानिया का अंत हो गया है। हानिया की मौत ईरान की राजधानी तेहरान में हुए एक हमले में हुई है। इस्माइल हानिया मिसाइल अटैक में मारा गया है। वो तेहरान में रुका हुआ था। हमला आज सुबह सुबह तड़के हुआ है। हमले में उसका बॉडीगार्ड भी मारा गया है। हानिया ईरान के राष्ट्रपति की शपथ में शामिल होने के लिए तेहरान में गया था। हानिया की मौत पर हमास का बयान भी सामने आया है। आतंकी संगठन की ओर से कहा गया है कि हानिया की हत्या कायरतापूर्ण कृत्य है। हमास ने हानिया की मौत में इजराइल का हाथ होने की बात कही है, तो वहीं इजराइल की सेना लगातार अपने दुश्मनों का खात्मा भी कर रही है। इजरायली सेना ने सबसे पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला किया और हिजबुल्लाह के नंबर 2 यानी शीर्ष सैनिक कमांडर फऊद शुक्र का खात्मा कर दिया। उसके बाद आज हमास चीफ का अंत हो गया है। 24 घंटे में 2 दुश्मनों का अंत इजराइल की तरफ से किया गया है। आगे भी कुछ प्लानिंग है? देखिए, दिस वॉर इज एट द एंड। जिस 7 अक्टूबर की घटना का बदला इजराइल की सेना ले रही है, वो इंतकाम पूरा हो गया। जिसने प्लान किया, जिस संगठन ने यह काम किया, उसके कह सकते हेडलेस कर देना, बहुत ही क्लिनिकल तरीके से मारा गया। और समय भी देखिए, दुनिया भर के लोग वहां थे तेहरान में, राष्ट्रपति का शपथ हो रहा था, गडकरी साहब भी तेहरान में ही थे, और 2 बजे रात में अचानक से जो है कांड हो गया। वो कहाँ रुके हुए हैं, क्या हो रहा है, ये सारा इंटेलिजेंस ये मोसाद और सीआईए के द्वारा और ईरान के अंदर मौजूद इनके लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया होगा। अब एक बार टारगेट मिल गया, उन्होंने मार दिया। अब आप ये समझिए कि 24 घंटे में एक तो बेरूत में घुस के मारा और दूसरा तेहरान में घुस के मारा। ये कहता है डिटर्मिनेशन, इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन। अब आपने मार दिया, ईरान वाले पागल हो रहे हैं, अब क्या करें? सारी हेकड़ी निकल गई है। कारण सब लोग कंडेम वंडेम तो कर रहे हैं, एक्शन नहीं है। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे मौलवी मौलाना आ गए बाहर उनके समर्थन में कि हमास वाले शहीद हो गया। अरे टेररिस्ट था, गुंडा था, मर गया। 72 हुर पे जाने का उसका बहुत शौक था, भेज दिया गया। यू शुड बी थैंकफुल टू इजराइल। अब इजराइल का इंतकाम पूरा हो गया। गाजा जमीन 2 हो चुका है, खत्म हुआ, कुछ बचा नहीं। आपने 1200 के टारगेट किया था, ये 40,000 मारे, और 40,000 मारने के बाद 90,000 को तो बाहर कर दिया, वो पलायन करके भाग गए। गाजा खाली पड़ा हुआ है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया। अब हमास वाले कहते रहे कि उसका बदला लेंगे। क्या बदला लोगे तुम? औकात है तुम्हारी? और इधर इजराइल भी तैयार है कि अगर कोई जवाबी कार्रवाई हुई तो ईरान हो कि कोई और हो, सबसे निपटा जाएगा। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि नाउ कि उनका इंतकाम पूरा हो गया है, अब वो यूनाइटेड नेशन में जाकर के इजराइल ये कह सकता है कि अब हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट, रिवेंज हमारा पूरा हुआ, अब सीज फायर के लिए हम तैयार हैं। और अगर कोई सीज फायर को उल्लंघन करने की कोशिश करेगा
तो फिर हम आज़ाद होंगे एक्शन लेने के लिए। ईरान के साथ दिक्कत क्या है कि ईरान की इज्जत चली गई। घर में घुस के मारा, नया राष्ट्रपति आया नहीं कि तोहफा भिजवा दिया इजराइल ने, और ये जो तोहफा गया है वो तोहफा बड़ा महंगा पड़ेगा ईरान की सरकार के लिए, क्योंकि लोग तो हंस रहे होंगे कि बड़ी बड़ी बातें आप करते हो, अंदर में घुस के मारा, आप रिटेलिएट करोगे। रिटेलिएट करने के लिए पैसा लगता है, उसके लिए साजो सामान की आवश्यकता होती है। आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, हमास को, हिजबुल्लाह को बंदूक दे करके, ड्रोन दे करके, पैसे दे करके, हथियार दे करके उनसे आप लड़वा तो सकते हो, लेकिन जब आमना सामना खुद लड़ना पड़ेगा तो ईरान बुरी तरीके से मुंह की खाएगा। और इसलिए मुझे लग रहा है कि अब वेस्ट एशिया में शांति का दौर आने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।